नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का। और हम अब इस बार लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति सभी रचनाओं का अध्ययन करने वाले हैं। उसी में हमने कहानियाँ पूरी लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति देखी है। उन सभी कहानियों के वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। और साथ ही हमने इससे पहले इसी झूठा सच उपन्यास के लगभग 3 भाग देखे हैं। उनकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। और ऐसे ही निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए, लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति सभी रचनाओं का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और साथ ही ऐसे लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करके सबसे प्रथम आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाइए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी शुभकामनाएं होगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले हमने देखा था कि यानी वह बाज़ार के मंडी में बारिश हुई थी और वो बारिश के कारण जो है वहाँ सब कुछ लोग बह कर जा रहे थे, दुकानें वो सब कुछ बह कर जा रहे थे, यहाँ तक देखा था। और आज अभी यहाँ से आप देखेंगे तो डाक खाने में अपने पत्र रिटायरेट कर दिए जाने की सूचना नहीं देती थी। वहाँ तो उर्मिला की तरह आशय और जग व्यवहार से अपरिचित नहीं है। दूसरों को उपाय बता सकती है, बड़े अफसरों से बात कर सकती है। उसे क्या मेरे पत्र की प्रतीक्षा थी? अब मैं क्या कर सकता हूँ? यानी जो वह कनक जो है, कनक के पत्र का कोई जवाब नहीं आया था, इसके लिए पूरी जो है परेशान है। पूरी म्यूनिसिपल कमेटी के एक बड़े काम का बिल बना रहा था। मस्तिष्क में भरी परेशानी के कारण आंखों के सामने रुई के फाये से उड़ रहे थे। वह बहुत देर तक अवसाद से निष्ठुर गुड़ सा बैठा रहा। सहसा उर्मिला का ध्यान आया, ऊपर जाकर गिलास जल दो, पीला आए। यानी वह पूरी जो है वह किसी म्यूनसिपली का बिल बना रहा है और बिल बनाते बनाते वह मन में जो अन्य परेशानियां हैं उसके कारण वह बिल नहीं बना पाता, वैसे ही बैठा रहता। और उसके मन में तुरंत उर्मिला का ख्याल आता है कि ऊपर जाकर कुछ उसको पानी दे दी। पूरी के हाथों ने मेज पर खुला पड़ा पेन उठाकर बंद किया और कमीज की जेब में लगा लिया। वह हृदय की वेदना में दांतों से होठ दबाए ऊपर कमरे में चला गया। पूरी ने खाट पर बैठते हुए गहरी सांस लेकर धीमे से जल के लिए पुकारा, प्रवीण। यानी वह जो है वह जो खुला पेन था, वह पेन वह जेब में रखता है कुर्ते के, और ऊपर जाकर खाट पर बैठता है और एक गिलास पानी देने के लिए प्रवीण को पुकारता है। उर्मिला के प्रति संवेदना के कारण उसे पुकार कर उपज करने की इच्छा न हुई। यानी उर्मिला को क्यों परेशान करे, क्योंकि वह इससे पहले जो उर्मिला को ही वह पानी पीने के लिए मांगते थे, लेकिन अब उसने प्रवीण को मांगा क्योंकि उर्मिला को वह तकलीफ देना नहीं चाहते थे। पूरी को उत्तर न मिला, न प्रवीण से न बेजीजी से। उर्मिला सिर और कब्जों को ओढ़नी में लपेटे आंखों फर्श पर गड़ाए जल का गिलास लिए आई। उसने गिलास पूरी की ओर बढ़ा दिया। यानी पूरी जो वह प्रवीण को पानी मांगा था तो प्रवीण पानी लेकर नहीं आया, और वो बेजी थी, बेजी भी की भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो उर्मिला ही चुपचाप ओढ़नी से सिर ढक कर वह फर्श की तरफ, नीचे ज़मीन की तरफ देखकर एक गर्दन झुकाकर उसने पूरी को पानी दिया। प्रवीण बेजी नहीं है? उर्मिला ने इनकार में सिर हिला दिया। वह पूरी पूछते हैं कि प्रवीण और बेजी जी नहीं है क्या, कहाँ गए? तो उर्मिला नहीं है, ऐसे नहीं है इशारों में सिर हिलाती है। पूरी ने उर्मिला को हाथों से गिलास लेकर चारपाई के नीचे रख दिया। गहरे सांस से बोला, उर्मी। पूरी ने उर्मी का भीगा हुआ हाथ अपने हाथ में लेना चाहा। उर्मी ने हाथ पीछे हटा लिया। यानी जो उर्मी है, उर्मी ने पानी दिया और उसने पानी नीचे रखा पूरी ने, और पूरी जो है उसका हाथ पकड़ना चाहता है, तभी वह हाथ हटा लेती है। उर्मी, आप क्या मुझे पहचानती भी नहीं?
पूरी ने कहा और बाह बढ़ाकर उर्मिला को कमरे से अपनी ओर खींच लिया, जैसे मचलते बालक को पुचकारने के लिए पकड़ रहा हो। यानी किसी बालक को आगोश में भर रहा है, उस प्रकार वह उर्मी को पकड़ना चाहता था पूरी। उर्मिला बोली नहीं। उसने घूमकर और झुककर पूरी की बाह से छूटने का प्रयत्न किया। यानी उसने पूरी पकड़ रहा है और उसने एक घूमकर पूरी की बाहों से छूटने का प्रयास किया। पूरी ने उसकी कमीज का दामन पकड़कर अनुरोध किया, देखो एक बार सुनो तो। यानी पूरी को वह यातना करी कि देखो एक बार सुनो तो। उर्मिला तब भी न बोली। दामन छुटा लेने के लिए कमीज और से झटक ली। कपड़ा फट गया। मौन रहने पर भी इस खीस और झुंझाहट उर्मिला के व्यवहार में स्पष्ट थी। यानी वह उर्मिला झटपटा से निकलती है तो वह पूरी का जो है वह कपड़ा फाटता है और फिर वह जो उर्मिला जो है वह मौन बनी रहती है। दोनों भी कपड़ा फटने की झर्राहट से पूरी को कमीज का आंचल छोड़ देना पड़ा। यानी वह कपड़ा फटा था इसलिए पूरी ने उसको छोड़ दिया। संकोच से अप्रतिभ होकर बोला, उर्मी, दुख को मैं भी समझता हूँ, पर जीवन में जो कुछ सामने आए उसे साहस से सहना पड़ता है। यानी वह उर्मिला को समझा रहा है पूरी और कह रहा है कि जीवन में तो दुख सुख आता ही रहता है, जीवन में जो भी दुख कठिनाई आती है उसको तो सहना ही पड़ता है। उर्मिला चारपाई से दूर खड़ी हो गई थी। यानी उर्मिला चारपाई से दूर खड़ी हो गई थी। नीचे आंगन से प्रवीण की पुकार सुनाई दी, भाप्पा जी देखो हम क्या लाए। यानी वह नीचे प्रवीण बोल रहा है या आवाज़ दे रहा है कि हम कुछ लेकर आए हैं। ये पीडीएफ में पढ़ाते हैं तो ये कभी टच हो जाता है तो यह एकदम ऊपर नीचे ही पन्ना चला जाता है, तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे, उसमें क्या। ये ऐसे इस प्रकार वह पूरी जो है वह उसके साथ ये करता है और वह प्रवीण तभी आता है और वह उर्मिला जो है वह पूरी से दूर जाकर खड़ी रहती है और वह पूछती है। तभी वह नीचे से प्रवीण की आवाज़ आती है कि हप्पा हम देखो क्या लाए हैं। यह आवाज़ आती है और यह आवाज़ आने के बाद वह उस तरफ देखती है। अब देखते हैं कहाँ तक आए थे हम। मेरे ख्याल से 41 पेज पर थे। कहाँ गया। यही पर था। एक कमीज फट जाने के कारण यही पर पूरी ने सोचा, यदि उर्मिला ये हो गया था। संध्या भोजन के समय तक भी कोई चेहरा उतरा नहीं था। यानी कहाँ तक आए थे, यहाँ तक। उसकी कमीज भी अभी फट जानी पड़ी थी। यानी वह प्रौढ़ समझ में आकर गंभीर चेहरा उर्मिला से पूछ बिना कमीज कैसे फट गई। यह भी यहाँ तक भी नहीं। हाँ, यहाँ पर आए थे देखो। नीचे आंगन से प्रवीण की आवाज़ सुनाई दी, भाप्पा जी देखो हम क्या लाए। तो यहाँ तक प्रवीण पूरी को नीचे दफ्तर में समझकर उसी ओर पुकार रहा था। यानी प्रवीण को लग रहा था कि पूरी जो है वह छपाई खाने में होगा। बेजी पीछे पीछे आ रही थी। दोनों के हाथों में सौदे की पोटलियाँ थी। यानी वह बेजी जो थी वह भी पीछे पीछे आ रही थी और वह दोनों के हाथ में सामान की गठरियाँ थी। पूरी ने चारपाई के नीचे से पानी का गिलास उठा लिया। यह भावोन्मेष में उर्मिला के व्यवहार से बहुत अप्रतिम हो गया था। यानी उसके व्यवहार से बहुत कुछ अप्रतिम लग रहा था। उस अवस्था में बेजी सहसा आ पहुंची थी। पूरी डर गया। उर्मिला पुराने बदले में जाने क्या कह दे। आशंका से उसका गला बिल्कुल खुश हो गया। वह घुट घुट जल पीने लगा। यानी वह सोच रहा है कि उर्मिला पिछला बदला लेने के लिए न जाने आप क्या कहे, माँ से क्या कहे, बेजी से। और वह ऐसा उसका गला जो सूख रहा था वह घुट घुट पानी पी रहा था। प्रवीण ने जीना चढ़ते ही ताजे भुने महकते भुट्टे
पूरी को दिखाकर ललकारा, देखो भापा जी। यानी वह भूटी प्रवीण जो है वह भुने हुए मक्के के भुट्टे लेकर आया था और वह कहता है कि देखो ना भापा जी हम क्या लाए हैं। पूरी पूरी प्रवीण के उल्लास का उचित उत्तर दे न सका। यानी पूरी उसके उल्लास का कुछ उत्तर दे न सका। बेजी का ध्यान पूरी के बहुत गंभीर चेहरे की ओर गया। वह कठिनाई से घुट घुट जल पी रहा था। उर्मिला बेजी की आवाज़ सुनकर पूरी से दूर दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई थी। यानी जो बेजी बेजी उसके चेहरे की गंभीरता पहचान गई थी पूरी के, और वह उर्मिला प्रवीण की आवाज़ सुनकर वह भी दीवार वहाँ से दूर जाकर दीवार से जाकर बैठ गई, खड़ी हो गई थी। ऊपर आते ही बेजी जी की नज़र पूरी के गंभीर चेहरे पर से होती हुई एकांत में उसके सामने खड़ी उर्मिला की ओर चली गई। यानी वह बेजी जो है वह पहले गंभीर चेहरा पूरी का देखती है और फिर उसके बाद उर्मिला की तरफ देखती है। उसकी कमीज़ अभी भी फटी जान पड़ती थी। यानी उसकी जो पूरी की जो कमीज़ है वह अभी अभी फटी हुई जान पड़ती थी। प्रौढ़ समझ से बेजी का चेहरा गंभीर हो गया। उर्मिला से पूछे बिना न रह सकी, कमीज़ कैसे फट गई। अभी वह उर्मिला से पूछ रही है बेजी कि कमीज़ कैसे फटी। घुटनों पर किए लेटी थी। उठने में उर्मिला ने आधी ही बात कही जैसे वह और बातों का उत्तर देती थी। यानी वह जैसे अन्य बातों का उत्तर देती थी उसी प्रकार कुछ थोड़े से शब्दों में कुछ कहा। हाय अभी तो कपड़ा नया ही था, कुछ भी नहीं चला। चतुर बेजी जी ने अपनी चिंता को केवल कमीज तक ही सीमित कर दिया। यानी वह चतुर थी बेजी। उसने उसने कहा कि यह कपड़ा तो नया ही था, अभी जाते समय तो अच्छा ही था, लेकिन अभी वह कैसा फटा, ऐसे ही इतना कहकर चुप हो गई। पूरी प्रवीण का दिया हुआ भुट्टा स्वीकार न कर सका। पूरी ने बेजी से आंख बचाकर उन्हें सुनाने के लिए कहा, रिक्की राम ऐसी गलती कर देता है कि सुधारने में सिर चकरा जाता है, और उठकर चला गया। यानी वह कहता है कि जो भी कुछ भी हुआ है उसको उससे नज़रअंदाज करते हुए बोलता है कि रिक्की राम भी ऐसी गलती करता है कि उसको सुधारने में जो सिर चकरा जाता है, यानी सारा दिमाग हिल जाता है। ऐसा वह कहकर वहाँ से उठ चला जाता है। संध्या भोजन के समय तक भी पूरी के चेहरे का भारीपन दूर न हो सका था। यानी उसके चेहरे की जो गंभीरता था, ये भारीपन था, वह संध्या के समय तक भी दूर नहीं हो चुका था। बेजी के सहानुभूति से पूछने पर उसने बहुत दुख भरे श्वास से उत्तर दिया, दिल्ली रेडियो से पत्र आया है कि 2 बार मेरी खबर रेडियो पर दे चुके हैं, परंतु उन्हें मेरी परिवार का कोई पत्र नहीं मिला। यानी जो कुछ भी है उसको वह छुपा रहा है और झूठ बोल रहा है कि बात कोई भी नहीं है। दिल्ली रेडियो से पत्र आया है कि उसने रेडियो पर मेरी खबर 2 बार बताई थी या 2 बार सुनाई थी, लेकिन मेरे परिवार का कोई पता नहीं चला। रेडियो की खबर तो सभी जगह सुनाई देती है, क्या मालूम क्यों जवाब नहीं आया। यानी वह कहते हैं कि रेडियो की खबर तो सभी तरफ सुनाई देती है और क्या मालूम कुछ खबर नहीं आई। बेजी ने सहानुभूति से कहा, परमात्मा रेडियो वालों का भला करे, वह फिर भी तो खबर दे सकते हैं। काका जी, कौन जानता है इस प्रलय में उड़कर कौन कहाँ जा पड़ा है। यानी वह कहती है कि परमात्मा जो है, भगवान जो है, वह रेडियो वालों का भला करे। ऐसी भागदौड़ की समय में वह अन्य लोगों की मदद कर रहा है, और कहती कि काका जी, यह जो कोई कैसी प्रलय या कैसा विपत्ति का समय आया है, सभी तरफ भागदौड़ मची है। ऐसी जगह भी तो है जहाँ रेडियो नहीं होते। पूरी के मन से आशंका मिट गई। उर्मिला ने माँ से कोई शिकायत नहीं की थी। यानी पूरी ने उर्मिला के साथ जो व्यवहार किया था, हाथ पकड़कर आगोश में पकड़ने का प्रयास किया था, और वह उसने उर्मिला ने उसकी माँ बेजी को कुछ भी नहीं बताया था। यह उसको पता चला पूरी को। पूरी कनक से सूत्र टूट जाने की चिंता से दुखी था। यानी पूरी का और उसकी पत्नी कनक जो थी, उन दोनों के बीच का जो सूत्र टूट जाने से दुखी था। अपने इस दुख में उर्मिला के प्रति संवेदना से उसने उसे सांत्वना
देने के प्रयत्न में अपमान पाकर एक और चोट लगी। यानी वह उर्मी अपनी पत्नी कनक से तो दूर ही था, जो भी पत्र संपर्क होता था वह भी टूट चुका था, और उसमें उर्मिला को वह सांत्वना देने के लिए एक सांत्वना दे रहा था, समझा रहा था। तभी वह और एक गलती हो गई, और फिर उसके मन में एक और गहरी चोट लग गई। यानी वह सांत्वना दे रहा था, समझा रहा था नज़दीक उर्मिला को लेकर। मेरी मरी में उर्मिला के आत्मा समर्पण के आग्रह की स्मृति और अब उसका छुए जाने से आपत्ति करना पूरी के दुख और पीड़ा में निरादर का शूल गहरा धस गया। यानी वह सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए उसको नज़दीक खींच रहा था, नज़दीक बुला रहा था, और वह पास बिठाकर कुछ समझा रहा था, लेकिन कुछ गलत ही हो गया वह, और यह जो दुख थी, पीड़ा थी, यह उसके हृदय में धस गई थी। पूरी ने सोचा, यदि उर्मिला कमीज फट जाने का कारण कह देती, एक क्षीण सा अवलंब मिला। यानी वह ऐसा सोच रहा था कि उर्मिला अपनी माँ को या प्रवीण को सब कुछ बता देती, तो यह सोचा, मैं क्या क्रोध करूं। बेचारी ने एक समझबूझ पर उन्मुक्त स्नेह और आकर्षण न्यौछावर किया था, क्या उसका मुझ पर कुछ भी एहसान नहीं है। यानी वह कहता है कि उसका भी मुझ पर यह एहसान है कि उसने अपने प्रवीण और उसके माँ को कुछ नहीं बताया, यह भी उसका मुझ पर एहसान है, ऐसा पूरी समझ रहा है। यानी एक प्रकार का एहसान ही है, वह ऐसा समझ रहा है, और वह एहसान भी मानेंगे, क्योंकि इतना कुछ हुआ फिर भी उसने अपनी माँ को नहीं बताया। यदि बताता वह तो खुद के ही मन में पूरी लज्जित होता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताती थी। पूरी ने सोचा, यदि उर्मिला कमीज फट जाने का कारण कह देती, एक क्षीण सा अवलंब मिला, यानी वह बता देती तो कुछ होता। बेचारी ने एक समय बूझकर उन्मुक्त स्नेह और आकर्षण न्यौछावर किया था, क्या उसका मुझ पर कुछ भी एहसान नहीं। यानी वहाँ भी एक एहसान ही है, उसके दुख को भुलाना ही होगा। मेरी बात और है, मैं मर्द हूँ, मुझे तो सोचना और प्रतीक्षा करनी होगी। कन्नी को अदृश्य कर देने वाले पर्दे को दूर करना होगा। उर्मिला तो शून्य में है बेचारी, लड़की को तो सहारा देना ही होगा। यानी वह कहता है कि उर्मिला और जो कनक और पुरी के बीच में जो पर्दा है, जो भी अदृश्यता है, उसको तो मिटाना ही होगा, उस पर्दे को मिटाना ही होगा। और उर्मिला तो लड़की है, शून्य है, उसका तो कोई सहारा नहीं है, उसको सहारा देना ही होगा, ऐसा वह सोचता है। पूरे बेजी के सामने उर्मिला से साधारण निसंकोच ढंग से बात करता था, परंतु मन में उर्मिला से अकेले में बात करने के अवसर के लिए व्याकुलता थी। यानी वह उर्मिला बेजी और प्रवीण के सामने तो वह निसंकोच उर्मिला से बात करता था, लेकिन उसको उर्मिला से अकेले में बात करती थी, और अकेले में बात करनी थी, अकेले में कुछ समझाना था, कुछ बताना था, यह इसके लिए उसके मन में व्याकुलता थी। तीसरे दिन बेजी प्रातः कीर्तन में गए थे। पूरी ने उर्मिला के समीप आद्रवित स्वर में पुकारा, उर्मी। तो वह तीसरे दिन उसकी बेजी जो है वह सुबह के समय में, प्रातः समय यानी सुबह के समय कीर्तन में गई थी, तब वह द्रवित स्वर में पुकारता है, उर्मी। उर्मी ने गर्दन झुकाए सिर के संकेत से पूछा, क्या। यानी वह गर्दन झुकाकर सिर से संकोच से पूछती है कि क्या है, क्या मुझसे इतनी नाराज हो गई हो कि बोलना भी नहीं चाहती। तो वहाँ पूछता है पूरी कि तुम मुझसे इतनी नाराज हो गई कि तुम मुझे बोलना भी नहीं चाहती। उर्मी का सिर इनकार में हिल गया, यानी वह इनकार में हिला, वह बोलती है, कुछ नहीं। सुनो। पूरी ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, उर्मी ने हाथ खींच लिया, परंतु बैठी रही। यानी पूरी फिर से उसका हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन उसने हाथ खींच लिया और वह फिर से बैठ गई। पूरी ने हाथ पकड़ने का यत्न न कर गहरा सांस ले स्नेह से द्रवित स्वर में कहा, सुनो उर्मी, दुख तो है ही, इससे बड़ा क्या दुख होगा, पर तो दुख दूर हो सकता है जो कही है उसने लिए तो सोच और खोज करना ठीक है, जो रहा नहीं। पूरी ने और गहरा सांस लिया, उसके लिए निरंतर दुख और सोच से लाभ, शरीर को रोग शोक से मिट्टी कर देने में क्या लाभ। उर्मी तुम्हारे सामने लंबी उम्र है। यानी वह पूरी जो है उसका
नज़दीक बैठाकर शांत में कुछ समझाना चाहता है। उसका जीवन जो, उसकी विचारधारा जो है, उसके मन की जो निराशा है, वह निराशा दूर करके उसको एक नया जीवन, नया विचार उसके मन में, उर्मिला के मन में पूरी लाने की कोशिश कर रहा है। वह उसको समझा रहा है कि यह जीवन तो है, इस जीवन तो दुख सुख है, लेकिन जो भी हुआ है उसको भूल कर आगे एक नए सलीके से जीवन जिया जा सकता है। और ऐसे ही जब हम निराश दुख में सोचते हैं तो शरीर में न जाने कितने अनेक प्रकार के रोग जड़ जाते हैं। और वह ऐसा बोलते बोलते वह गहरी सांसें ले रहा है पूरी। और फिर वह ऐसे निराश रहने से, या एक ही जो दुख हुआ है, जो घटित हुआ है बुरा, उससे ही ख्यालों में रहने से शरीर भी रोग कारक बन जाता है, ऐसा वह समझा रहा है। और कहता है कि तुम्हारे सामने तो सभी उम्र पड़ी है, ऐसा तुम मत, इसी अवस्था में मत जियो। उर्मिला गर्दन झुकाए मौन रही, यानी उर्मिला कुछ न बोली, गर्दन झुकाकर सब कुछ सुन रही थी। पूरी ने उठते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कर फिर कहा, उर्मी धैर्य करो, जीवन को बर्बाद मत करो, नया कदम उठाने का साहस करो। यानी वह पूरी उठते समय उसके कंधे पर हाथ रखता है और ऐसे फिर मुड़कर कहता है कि उर्मी, तुम ऐसा करो कि जीवन को ऐसे ही निराशा में बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास और भी समय है, तुम नया कदम उठाओ, खुद में साहस भरो और तुम नया जीवन जीना प्रारंभ करो। ऐसा वह समझा रहा है पूरी उर्मिला को। उर्मिला ने पूरी के स्पर्श की प्रति आपत्ति नहीं प्रकट की। पूरी को संतोष अनुभव हुआ। उस समय अधिक बात न कर वह नहाने के लिए गुसल खाने में चला गया। यानी वह पूरी उर्मिला को भी उसके स्पर्श से कुछ आपत्ति नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वह सहज ऐसे ही साधारण सा, सामान्य सा उसका स्पर्श लगा, लेकिन उसको कुछ आपत्ति नहीं हुई। वह भी पूरी को भी कुछ मन में संतोष अनुभव हुआ, कुछ मन को धैर्य अनुभव हुआ और वह नहाने के लिए चला जाता है। पूरी नहाकर निकला तो बेजी आ चुकी थी। उर्मिला रो रही थी। बेजी उसके सिर पर हाथ रखकर स्नेह से पूछ रही थी। पूरी ने देखा और चुप रहा। यानी वह बेजी आ गई थी, वह नहाकर आने के बाद पूरी, और वह उर्मिला जो है वह रो रही थी। फिर बेजी जी ने सिर पर हाथ रखकर स्नेह से, प्रेम से उर्मिला को पूछा। पूरी ने कुछ भी नहीं कहा था। नीचे जाते समय बेजी को अकेले देखकर उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या बात है, उर्मी क्यों रो रही है, तबीयत तो ठीक है। तो पूरी अब नीचे जा रहा है और जाते समय वह बेजी को पूछ रहा है कि उर्मिला क्यों रो रही है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना, ऐसा वह करे। बेजी की आंखें भीग गई, कुछ नहीं बताती। काका जी रोने के सिवाय बेचारी के पास है ही क्या। यानी वह कहती है बेजी कि कुछ भी नहीं बताती, रोने के सिवा है ही क्या उसके पास बताने के लिए, ऐसा वह कहती है। बेजी स्वयं भी रो पड़ी, यानी बेजी भी रो रही है। कुछ दिन से तो ऐसे नहीं रोती थी, बहुत पूछा है, बोलती ही नहीं। यानी कुछ पहले तो कुछ बोलती थी, लेकिन बहुत पूछा है, कुछ भी नहीं बताती, सिर्फ रोती जा रही है, ऐसा हो गई थी। पूरे दोपहर में भोजन के लिए ऊपर आया तो अखबार साथ लेता आया था। पढ़कर उसने गांधी जी के भाषण की बात बताई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में प्रेम और भाईचारे का संबंध होना चाहिए। यानी जो पेपर समाचार पत्र लेकर आया था अखबार, तो उसमें पढ़कर गांधी जी के विचार ऐसे थे, भाषण था, तो उसमें यह था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भाईचारा, एक प्रेम संबंध होने चाहिए, भाईचारे के संबंध होने चाहिए, ऐसा वह कह रहा है। दोनों सरकारों को अपने यहाँ से गए लोगों को वापस आ जाने का आश्वासन देना चाहिए। यानी जो लोग वहाँ छोड़कर गए, पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान, भारत के जो भी पाकिस्तान के जो भी हिंदू थे वह भारत आए थे, और भारत के जो भी मुस्लिम थे पाकिस्तान गए थे, तो वहाँ सभी को भेज देना चाहिए जिनके उनके देश में, और सभी भाईचारे की तरह रहना चाहिए। यानी वो एकता की बात कर रहा है। यही हो जाए तो क्या कहना, वह देवता है, भगवान उसका भला करे। हमारा तो 2 लाख रुपए से अधिक मशीनरी का माल गोदाम में ही
गोदाम में है, अपने मकान है। यानी वह कहता है कि ऐसा होना चाहिए, सब कुछ पहले के जैसा, भाईचारे के जैसा होना चाहिए, लेकिन भगवान सबका भला करे। हमारा तो लाखों रुपए का माल नीचे गोदाम में ही है और मशीनरी भी है। इंसान की तरह रह सके। बेजी जी ने हाथ जोड़ भगवान को स्मरण किया। तभी उसने बेजी जी ने हाथ जोड़कर भगवान से स्मरण किया, प्रार्थना की, भगवान को याद किया। पूरी उर्मिला के बोलने की आशा से उसे संबोधन कर रहा था, पर वह चुप रही। यानी वह कुछ बोले उर्मिला, इसीलिए वह उसको बोल रहा था, लेकिन उर्मिला चुप ही थी, कुछ नहीं बोल पाई। वह चौथे पहर पहर जब के गिलास के लिए ऊपर आए तो उर्मिला फिर चुपचाप रो रही थी। यानी फिर वह शाम के यानी चौथे पहर यानी सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, यानी चौथे पहर यानी शाम हो जाने के बाद या चौथे पहर दिन के आते ही पानी पीने के लिए, तभी वह उर्मिला रो रही थी। पूरी ने बेजी की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। कोई उत्तर न पाकर उसने बुजुर्ग की तरह बहुत स्नेह से उर्मिला को बल्ली संबोधन कर रोने का कारण पूछा। उत्तर न मिला तो चुपचाप नीचे उतर गया। यानी पूरी ने एक बुजुर्ग की तरह, एक समझदार की तरह उर्मिला को रोने का कारण पूछना चाहा, लेकिन पूछा भी, लेकिन उर्मिला ने कोई उत्तर नहीं बताया, तो वह चुपचाप नीचे उतरकर चला गया। अगले दिन प्रातः पूरी बेजी के कीर्तन में जाने की प्रतीक्षा में था। बेजी के प्रेस की ड्यूटी से बाहर निकलते ही वह उर्मिला के समीप चला गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर स्नेह से पूछा, उर्मी, कल रोई क्यों थी? यानी वह सुबह होने के बाद बेजी कीर्तन को कब जाएगी, यह इसके इंतज़ार में था। और फिर वो बेजी निकल जाती है, फिर तुरंत पूरी ऊपर आता है। ऊपर आकर स्नेह से उर्मिला के पास बैठकर उसका हाथ हाथों में लेकर एक अच्छी तरह से पूछता है कि कल तुम क्यों रो रही थी? उर्मिला ने अपना हाथ खींच लेना चाहा, पर पूरी ने न छोड़ा। बोला, मेरी कसम है, बताओ रो क्यों थी? बताना पड़ेगा। मानो उर्मिला के रोने का कारण जानने का उसका अधिकार बेजीजी की अपेक्षा भी अधिक था। फिर उर्मिला रो पड़ी। यानी फिर वो पूरी ने हाथ पकड़ा और वह हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन पूरी ने कस कर पकड़ा और कहा कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें रोने का कारण बताना ही होगा। ऐसा वह पूछ रहा है जिस प्रकार वो बेजी से अधिक अधिकार उसको था, उस प्रकार। फिर भी उर्मिला कुछ न बोली, रो ही पड़ी। उर्मिला पूरी उर्मिला का हाथ पकड़े उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाता रहा, इतनी अच्छी, समझदार और बहादुर लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी वह उर्मिला को हाथ पकड़कर या कंधे पर हाथ रखकर समझा रहा है कि इतनी अच्छी बहादुर लड़की को रोना नहीं चाहिए। साहस और धैर्य रखो, मेरी बात सुनो, कहना मत किसी से। बेजी भी कहती है, नाम को लावा फेरे हुए है। यानी वह कहती है कि बोलो मत किसी से, मेरी बात सुनो, धैर्य रखो, एक समझदारी से काम लो, ऐसा वह कहती है। तुम वहाँ रही कहाँ? न उसे पहले से जानती थी, तुम तो कुंवारी ही हो। बेजी तो मान गई है कि जरा समय गुजर जाए। यानी वह कहता है कि तुम तो कुंवारी हो, यानी उसके पति जीवन के जाने के बाद जो भी दुख है, वह कहता है तुम बचपन से तो तुम्हारी शादी होने से पूर्व से तो तुम उस लड़के को नहीं जानती थी, वह तो गुजर गया, जाने दो, मर गया। वह जीवन में उस ऐसा वह समझा रहा है। और बेजी जी ने भी कहा है, तुम तो अभी कुंवारी ही हो, ऐसा वह कहता है। पूरी जब भी अवसर पाता उर्मिला के कंधे पर बाहर रखकर उसका सिर अपने सीने पर दबाकर उसके सिर पर टोढ़ी टीका देता या उसकी उलझी हुई मांग चूम लेता। उर्मिला के आंसू उमड़ पड़ते। यानी जब जब उसको अकेले मिलने का समय मिलता है पूरी को उर्मिला से, वहाँ जाता है, मिलता है, उसको नज़दीक लेता है, और इतना ही नहीं, सीने पर सिर रख कर उसका माथा चूमता है। ऐसे वह जब जब समय मिलता है, तब तब वह पूरी उर्मिला के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसको समझा रहा है। सप्ताह भर ऐसा रहा कि उर्मिला दिन रात में एक दो बार ज़रूर रोती दिखाई दे जाती थी। बेजी को बहुत चिंता हुई। पूरी ने उन्हें परामर्श दिया, ज़रूर कुछ कष्ट है, इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाइए या मैं यहाँ डॉक्टर बुलवा दूँ। यानी वह कहता है कि पूरी सप्ताह भर एक ऐसा ही बीतता रहा उनका
जो भी सप्ताह भर की दिनचर्या है ऐसे ही बीतती रही। फिर वह दिन में 2-3 बार ही रो लेती थी। तो और लेकिन फिर वह बेजी चिंता करने लगी कि क्यों रो रही है, कुछ पूछ भी नहीं रही है, बता भी नहीं रही है। तो वह पूरी कहता है कि कुछ तो कष्ट होगा, इसको डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो मैं यहाँ पर डॉक्टर बुलवा दूंगा। पूरी ने बेजी को उर्मिला के लिए डॉक्टर बुलाने का परामर्श तो दिया था, परंतु वह जानता था कि उर्मिला के रोने का कारण यह सोच था और उसे विश्वास था कि उसकी रुलाई का उपचार भी वही कर सकता था। यानी पूरी जानता था कि उर्मिला क्यों रो रही है, किस वजह से रो रही है, पूरी जानता था। और वह इतना भी जानता था कि वह मेरे वजह से ही रो रही है, और वह उसके उपचार भी जानता था। वह इतना भी जानता था कि वह उसका रोना बंद करने से और उसको खुश करने के लिए उपचार क्या है, वह भी जानता था। उसने उर्मिला के दुख की जमी जमी हुई चट्टान को अपनी सहानुभूति और स्नेह की उष्मा से पिघला दिया था। उर्मिला का जमकर कठोर हो गया दुख आंसुओं में बहने लगा था। उर्मिला का वह उपचार स्वयं उसकी अपनी आवश्यकता भी थी। उर्मिला को बाहों में लेकर स्नेह से समझाते समय, उसका सिर चूम लेते समय पूरी का मस्तिष्क तो उदारता की गंभीर गरिमा अनुभव करता ही था, परंतु शरीर भी उत्तेजना का नशा अनुभव करता, जैसे कनक के पर्श का सुख था। यानी वो स्नेह से समझा रहा था पूरी उर्मिला को पास लेकर, नज़दीक लेकर, और समझते हुए उसको सीने से लगाता था, उसका माथा चूमता था। लेकिन जो वह मन में कुछ न रखकर वह समझाता था, लेकिन उसका जो शरीर है वह उत्तेजित होता था। और वह जैसे कनक कनक यानी उसके पत्नी के स्पर्श से जैसा सुख उसको अनुभव होता था, वैसे उर्मिला के स्पर्श से उसको पूरी को सुख अनुभव हो रहा था। अपने ही बराबर ऊंची पुष्ट कनक को आलिंगन में लेने की अपेक्षा दुबली छोटी सी उर्मिला को आलिंगन में लेना सहज था और अधिक संतोष होता था। यानी उसको उर्मिला जो जो कनक जो थी उसकी पत्नी, वह तो उनके बराबर की थी, ऊंची धष्ट पुष्ट थी दिखने में ही। वह उससे उपेक्षा यानी उसकी पत्नी कनक से उर्मिला छोटी थी, दुबली थी, और वह आलिंगन में सहज आती थी। और उसको आलिंगन में लेना एक पूरी को एक अधिक संतोष यानी आनंददायक लगता था। उर्मिला न डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए तैयार थी, न डॉक्टर को बुलवाने के लिए। बेजी परेशान थे। वह बेजी से झुंझला उठती, मुझे कौन मौत आ रही है, मैं कब रोई, मैं तो नहीं रोई। यानी वह बेजी को ही समझा रही है कि डॉक्टर को क्यों बुला रहे हो, वो डॉक्टर के यहाँ जाना भी नहीं है और बुलाना भी नहीं है, मुझे कोई मौत नहीं आ रही है, मैं कब रोई, ऐसा ही वह बेजी को ही उर्मिला कह रही है। उर्मिला का रोना स्वयं रुक गया, बल्कि उसके व्यवहार में उतनी आत्मा उपेक्षा और जड़ती भी न रही। माँ के कहे बिना वह सोई ही कमरों की झाड़ बुहार या रसोई के काम में लग जाने लगी, सोई ही केश और कपड़े भी धोने लगी। यानी उर्मिला रोती भी थी, लेकिन घर का भी वह काम करती थी। कभी कभी रो कर रोना बंद हो जाने के बाद या रोना रोक कर वह रसोई का काम, घर के काम, खुद वह नहा धोकर ऐसे वह खुद के काम खुद करने लगी थी। नारंग जी या जगदीश परिवार को लेने नहीं आ सके, परंतु उनके पत्र आते रहते थे। नारंग जी और जगदीश जब वह अमृतसर गए थे, फिर वह नहीं आए उनको लेने के लिए, मगर उनके पत्र आते रहते थे। दिल्ली में नहीं, वह सॉरी मैं अमृतसर बोला, वो दिल्ली में गए थे। दिल्ली में उनके संबंध पहले से थे, इसलिए थोड़ा बहुत व्यवसाय जमने लगा, पर मकान का कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा था। यानी वहाँ दिल्ली में पहले से ही थे, तो जो भी कारोबार था, जो भी काम धंधा था वहाँ चल रहा था, लेकिन मकान को या रहने का प्रबंध नहीं हो पा रहा था। वे अपने व्यावसायिक परिचितों के यहाँ निर्वाह कर रहे थे। लड़के और उनकी माँ जालंधर में आराम से थे। बेजी उनका पत्र पाने पर उन्हें लिख देती कि वे अपनी सेहत और पैर जमाने का ख्याल करें। यानी वहाँ जगदीश और नारंग जी जो है वो तो दिल्ली में व्यापार कर रहे थे, किसी आने परिचितों के घर रहकर निर्वाह कर रहे थे, गुजारा कर रहे थे। लेकिन वह पत्र पाकर कहती थी कि तुम खुद का ख्याल रखो और मकान की व्यवस्था करो, ऐसा वहाँ बताती थी। नारंग जी ने मकान का कुछ भी उपाय होता न देख कर करोल बाग में एक गिरा हुआ मकान खरीद लिया था और उसे रहने लायक बनवाने लगे थे। इस काम में कुछ समय तो लगना ही था।
बेजी उसकी उसी प्रतीक्षा में थे। यानी उसको मकान कहीं से न मिला तो वह नारंगी जो है एक पुराना मकान खरीदते हैं जो कि गिर चुका है, और उसको ठीक कर रहने लायक बनाने के लिए या ठीक करने के लिए ठीक करने का काम जारी था। और बेजी जो है उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि रहने लायक घर कब बनेगा। पूरी को अपने परिवार का समाचार मिल गया। पिता ने पुत्र का पता पाते ही पत्र लिखा था। अमरचंद से समाचार पाने से पूर्व उन्हें कुछ अनुमान न था कि जयदेव कहाँ होगा, नैनीताल में या लखनऊ में। चिंतित थे पुत्र को अपना समाचार कैसे दे सकेंगे। डॉक्टर प्राण के छोटे भाई अमरचंद ने जयदेव पुरी का पता रेडियो से सुनकर उन्हें बताया था। यानी वह रेडियो में इसने समाचार दिया था, वह समाचार उसके पुरी के परिवार को मिला था। और उसके पिता ने जो रेडियो से पता सुनकर पुरी का पत्र लिखा था। मास्टर राम लुभाया ने पत्र में सब वृत्तांत ब्यौरे से लिखा था। भोला भागे की गली पर भयंकर आक्रमण हो जाने और आग लग जाने पर बे टीकाराम और बीरूमल के साथ कृष्णनगर में देव समाज मंदिर के कैंप में चले गए थे। तब डॉक्टर प्राण प्लेटी होटल में ही था। यानी वहाँ पर जो मास्टर राम लुभाया था उसने पत्रों में जो भी पूरी तरह सा विवरण दिया था, जो भी आक्रमण हुआ था, जो भी आग लगी थी, उसके कारण वह देव समाज के मंदिर के कैंप में चले गए थे, ऐसा वह पत्र में लिखा। तब डॉक्टर प्राण और प्लेटी होटल में ही था। यानी वह डॉक्टर प्राण और फ्लेटी जो था वह होटल में थे। डॉक्टर ने उन्हें यूपी के बस्ती जिले में सोनवा स्टेशन पर अपनी मिल में चले जाने के लिए कह दिया था। यानी वह जो डॉक्टर है उसने उत्तर प्रदेश के सोनवा स्टेशन पर जो मिल है उस मिल में जाने के लिए कह दिया था। तब से मास्टर जी सोनवा की चीनी मिल में ही थे। यानी तब से वह चीनी मिल में ही था। गोपाल शाह के परिवार के मास्टर जी का पुराना संबंध होने का कारण डॉक्टर प्राण के पिता अर्जुन लाल शाह ने उन्हें शरण दी थी। यानी जो डॉक्टर जो था उसके पिता अमृतलाल ने शाह दी थी, यानी रहने के लिए जगह दी थी। उन्हें मिल गोदाम के मुंशी का काम दे दिया था। यानी जो मिल जो थी, गोदाम जो थे, उसको वहाँ पर मुंशीदारी करने का काम दिया था। मास्टर जी उनके बच्चों को भी पढ़ाते थे। ईश्वर की दया से सब मिलाकर मास्टर जी को 70 रुपये मिल जाते थे। यानी वह पढ़ा कर या अन्य काम करके वो मास्टर जी को 70 रुपये मिल जाते थे। मिल में मकान ईंधन मुक्त मिल रहा था। यानी जो मिल थी, मिल में ईंधन और मकान, यानी जो भी खाना पकाने के लिए आग की आवश्यकता है, वह ईंधन और जो रहने के लिए जो मकान था वह मुफ्त में, यानी उसका कोई किराया नहीं था। अनाज घो दूध वगैरह उतना महंगा नहीं था। यानी अनाज जो भी खाने पीने की चीज़ थी वह ज़्यादा महंगी नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि उनका पुत्र लखनऊ या नैनीताल में सुरक्षित था। यानी पूरी जो था उनके पिता मास्टर थे और उन मास्टर को विश्वास था पूरी नैनीताल नहीं तो लखनऊ में सुरक्षित था। उसके जालंधर में होने का समाचार पाकर चिंता और आशंका हो गई थी। यानी वह जालंधर में है, यह समाचार पाकर उसके मन में आशंका हुई थी। उन्होंने पूरी को तुरंत अपने पास आ जाने को लिखा। माँ उसे देखने के लिए व्याकुल थी। यानी वह उसके पिता ने तुरंत मिलने के लिए या आने के लिए कहा, और उनकी माँ जो थी पूरी की, वह उनको मिलने के लिए व्याकुल थी। बेजी ने पूरी को परिवार का पता लग जाने के लिए बधाई दी। उसे सोनवा जाकर माता पिता से मिल आने के लिए भी उत्साहित किया। यानी वह बेजी ने परिवार मिलने पर पूरी को बधाई दी, यानी शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया, और वह कहती है कि अपने माता पिता से सोनवा जाकर तुम मिलकर आओ। काका जी अभी तुम क्या जानो, बच्चों के लिए माँ बाप की आंतें किस तरह व्याकुल होती है, ज़रूर जाकर मिल आओ। सुध जी ने भी अनुमति दे दी थी। हाँ चले जाओ और उन्हें भी यहाँ ले आओ। यानी जो सुध जी है, सुध जी ने भी कहा था। वह बेजी जो है वह कह रही है कि काका जी, पूरी को कह रही है, काका जी माता पिता की पेट में क्या व्याकुलता या क्या उसकी आंतों में ये दर्द होता है कि वह अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं, और तुम ज़रूर जाकर मिल जाओ। और सुध जी भी कहते हैं कि तुम भी जाओ, मिलकर आओ और उन्हें भी यहाँ लेकर आओ। पूरी ने माता पिता के मोह में कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की।
कि पौने दो मास में उसे मशीनों की गति से इतना मोह हो गया था कि उसमें जरा भी व्यवधान आने से उसे हानि की पीड़ा अनुभव होने लगी थी। यानी और जो है पूरी जो है वह छापखाने में या वह प्रेस में, कमाल प्रेस में, वह उस कमाल प्रेस में अच्छी तरह से काम कर रहा था और वह अच्छी तरह से अनुभव भी होने लगा था और वह इतना उन मशीनों के नज़दीक हो गया था कि उनको उसको उस काम की आदत सी हो गई थी। और वह कहता है कि मैं अभी यहाँ से गया तो यहाँ हानि हो सकती है, ऐसा उसको लग रहा था। रिकी राम अब उत्साह से अधिक काम निकलवाने का यत्न नहीं कर रहा था जैसे अपनी तनख्वाह निश्चित हो जाने से पूर्व करता था। यानी जो रिकी राम भी अब पहले के जैसी तनख्वाह अभी उसकी 150 रुपये निश्चित हो गई है और वह जब से तनख्वाह निश्चित हो गई है वह उतना उत्साहपूर्वक या अच्छी तरह ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, जितनी तनख्वाह है उतना ही वह काम कर रहा है। संतोषजनक तनख्वाह न मिलने से उसका उत्साह शिथिल पड़ गया था। इस बीच सुदजी पुरी को अपना विश्वास पात्र बनाकर उससे राजनीतिक दांवपेच भी सहायता लेने लगे थे। यानी वह सुदजी जो है वह पुरी पर विश्वास रखते थे और वह उसी विश्वास के कारण उसको राजनीतिक दांवपेच भी करते थे, उसके द्वारा राजनीतिक काम भी करते थे। पूरी स्वयं सुविधा की स्थिति में ही हो जाने पर शरणार्थियों के कष्ट से बेपरवाह नहीं हो गया था। यानी वह पूरी खुद सुविधा की स्थिति में, यानी पूरी को सब सुख शांति समृद्धि मिल रही थी रहने के लिए, लेकिन जो भी वह शरणार्थी थे उनके जो कष्ट थे उनसे भी वह परिचित था। वह अन्य शरणार्थियों की जो समस्या है, जो तकलीफ है वह समझता था। शरणार्थियों की सहायता के काम का काफ़ी उत्तरदायित्व उसने संभाल लिया था। यानी जो शरणार्थी है उसकी मदद करने के लिए पूरी ने काफ़ी उत्साह दिखाया था, यानी वो शरणार्थियों की मदद कर रहा था। नित्य सुबह शाम घंटे 2 घंटे के लिए संघ के दफ्तर जाता था। सरकार की ओर से शरणार्थियों के लिए सिले सिलाए कपड़े बांटने का काम उसी के जिम्मे था। यानी वह जो पूरी कैंप में जाता था और कैंप में सुबह शाम जाता था घंटे 2 घंटे, और जो भी सरकार की तरफ से जो लोग हैं शरणार्थी उनके लिए कपड़े आते थे वह बांटने का काम पूरी के यहाँ भी पूरी के हाथ में ही था, यानी पूरी के जिम्मे ही था। देवीदास यह काम उसके हाथ से लेने का यत्न कर रहा था, परंतु इस संघर्ष में पूरी को सतर्क रहना पड़ा था। यानी जो देवीदास जो था वह ये काम लेने की कोशिश कर रहा था, पूरी से छीनने का अधिकार कर रहा था, लेकिन पूरी ने वैसा नहीं होने दिया। लाहौर के दैनिक छत्रपति ने जालंधर से अपना संक्षिप्त संस्करण आरंभ कर दिया था। सूदजी से परामर्श करके पूरी इस पत्र में कांग्रेस के वाम पक्ष की ओर से शरणार्थियों की समस्याओं और नई स्थापित कांग्रेसी सरकार के विषय में कुछ न कुछ लिखता रहता था। मंत्रिमंडल ने सूदजी का सहयोग पाने के लिए उन्हें सभा सचिव, पार्लियामेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया था, परंतु सूदजी की जो था वह पूरी अच्छा काम कर रहा था। और लाहौर से जो दैनिक पत्र निकलता था छत्रपति नामक जालंधर में, उसमें वह परामर्श करते थे पूरी, और वह परामर्श करते थे और कांग्रेस पक्ष के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में और वहाँ के जो नया मंत्रिमंडल था उसके बारे में कुछ ना कुछ वहाँ अच्छी बातें लिखते थे, जनता को बताते थे। तो इस ऐसे संयोग से जो कांग्रेस के जो सभा सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया था, यानी वहाँ कांग्रेस सरकार ने उसको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया था, परंतु सूदजी और उनके समर्थन से संतुष्ट नहीं थे। यानी जो सूदजी है तो वह उसके समर्थन से जो पूरी कर रहा है उसके लिए वह संतुष्ट नहीं थे। उनका दल सूदजी का मंत्रिमंडल में होना आवश्यक समझता था। पूरी भी इस प्रयोजन से दौड़ धूप करता था। यानी वह जो था सूदजी का मंत्रिमंडल में होना आवश्यक था और पूरी भी उसका प्रयोजन दौड़ धूप से करता था। यानी जो सूदजी का जो पार्लियामेंट है या मंत्रिमंडल है उसका भी वह काम करता था। प्रेस और राजनीति के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के अतिरिक्त पूरी की शरण आए बेजी, प्रवीण और उर्मिला को कठिनाई में छोड़ जाना भी तो उचित नहीं था। यानी प्रेस का भी काम था और वह
जो इसके शरणार्थी यानी इसके इसके सहारे जो रह रहे थे, शरण आए हुए प्रवीण और उर्मिला, उसकी बेजी जो थी, उसको छोड़कर माता पिता को मिलना जाना भी उचित नहीं था। सदा सत्कर्त बेजी के घर में रहते हुए भी उर्मिला से कुछ क्षण एकांत में बात कर सकने की व्यग्रता उसके मन में बनी रहती। यानी वहाँ सदा यानी बेजी रहते हुए भी उसको अकेले में उर्मिला से मिलना, बातें करना, उसको समझाना अच्छा लग रहा था। उर्मिला अपने पुराने स्वभाव में लौट रही थी, परंतु इस बार मानिनी की तरह तड़पा तड़पा कर उसने पूरी को चुपके से कह दिया, नहीं जाना। यानी वह अभी वह पहले की तरह उसकी अच्छी स्थिति हो रही थी धीरे धीरे, और फिर वह धीरे धीरे बातें हो रही थी पूरी और उर्मिला के बीच में। फिर उर्मिला कह रही थी, चुपके से कहती है पूरी को कि नहीं जाना, अपने माता पिता को मिलने नहीं जाना। पूरी ने 100 रुपये का मनी ऑर्डर पिता के नाम भेज दिया। विस्तृत पत्र में रुपये पैसे का कारण परेशान न होने का अनुरोध कर अपनी महत्वपूर्ण उलझनों का आभास देकर आश्वासन दे दिया कि वह यथाशीघ्र सोनवा पहुंचकर मिलेगा, वे किसी भी प्रकार की चिंता न करे। यानी उसने वहाँ उर्मिला कहती है कि नहीं जाना, तो वहाँ अपने पिता को 100 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता है, और वहाँ मैं ठीक हूँ, कोई चिंता न करने की बात है, ऐसा वह सांत्वना पत्र लिख कर भेजता है। और वह कहता है कि मैं आपको बहुत जल्द शीघ्र ही सोनवा आकर मिलूँगा, किसी प्रकार की चिंता न करिए, ऐसा वह कहता है। प्रेस की मशीनों की खटखटाहट और गड़गड़ाहट से पूरी को काम में ध्यान लगने में परेशानी नहीं होती थी। यानी वह अब उस काम से पूरी तरह से परिचित हो गया और वह काम अच्छी तरह से करने लगा था। मशीनों का गर्जन उसे मधुर और उत्साहवर्धक संगीत जान पड़ता था। यानी उसको उस प्रेस के काम में रुचि आने लगी थी, और वह काम उसको एक अच्छा लगता था, उत्साहवर्धक लगता था। उसको अब उस काम में रुचि आने लगी थी। किसी भी कार्य में हमें यदि रुचि आती है तो वह कार्य हमें अच्छा लगने लगता है, उससे अपनी शक्ति और सामर्थ्य की अनुभूति होती थी। मशीनों का शोर उसे एकाग्रता में सहायता देता था। काम में एकाग्रता और उत्साह के साथ ऊपर बैठी उर्मिला का ध्यान मन में मधुर तनाव बनाए रहता था। यानी वह काम में तो लगता ही था, और मशीनों का आवाज़, एकाग्रता, उत्साहवर्धक सभी एक अच्छी सुख शांति महसूस करते हुए वह काम करता था। तभी वो उर्मिला का ध्यान भी आता था, तो मन में तनाव सा उत्पन्न होता था। मस्तिष्क में भरी इस मधुर झंकार को कभी कभी कनक की स्मृति के आंतक की उंगली का स्पर्श बेसुरा कर देता था। यानी इस काम में उर्मिला के ध्यान में यदि रहता था, तो कभी कभी उसको अपने पत्नी कनक के साथ जो भी समय बिताया है उसके स्पर्श को भी वह याद करता था। पूरी के मस्तिष्क में ऐसा कोलाहल भर जाने पर आँखों के सामने मूढ़ता का पर्दा आ जाता था। यानी ऐसे वह विचार और फिर उसकी पत्नी कनक के विचार आते थे, तो उनके आँखों में कोई एक कोलाहल उठता था और कुछ पर्दा गिरे, ऐसा वह जान पड़ता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।